जय हिंद। आइए समझते हैं सर्वांगसम एवं समरूप। तो सर्वांगसम एवं समरूप चैप्टर जो है एक स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए सर्वांगसम का इसमें जो है ज़्यादा यूज नहीं है, तो फिर भी सर्वांगसम के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज रहना चाहिए। यहाँ पर जो है आप 10th क्लास में समरूप का ही बात पढ़ेंगे, और लेकिन ऑब्जेक्टिव में जो है सर्वांगसम से भी क्वेश्चन आता है, इसीलिए सर्वांगसम की जानकारी आपको लाना जरूरी है। चलिए थोड़ा सा सर्वांगसम के बारे में पढ़ लेते हैं। सर्वांगसम क्या है, कैसे सर्वांगसम होता है, इसका क्या प्रॉपर्टी सब है, कैसे दो त्रिभुज को हम सर्वांगसम करते हैं, इस चीज के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। और तब जो है सो समरूप के बारे में समझेंगे, और उसमें जो भी प्रमेय सब आएगा उसको प्रूव करने के साथ साथ चैप्टर में जो भी क्वेश्चन आएगा सबका सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले अभी समझेंगे हम सर्वांगसम के बारे में। देखिए सर्वांगसम का अर्थ समझने के लिए सर्वांगसम का आप संधि विच्छेद कीजिए। सर्वांगसम का जब संधि विच्छेद कीजिएगा तो आ जाएगा सर्व प्लस अंग प्लस सम। सर्व का मतलब जानते हैं आप, सभी होता है। अंग में क्या आ जाएगा, तो संगत भुजा एवं संगत कोण। और सम का मतलब होता है बराबर, बराबर या समान जो बोलिए। वैसी आकृतियां सर्वांगसम कहलाती है जिसका सभी अंग समान हो। सर्वांगसम मतलब जैसो वैसी दो आकृतियां सर्वांगसम कहलाती है जिसका सभी अंग मतलब जैसो अंग में आ जाएगा आपको संगत भुजा एवं संगत कोण। तो संगत भुजा एवं संगत कोण के बारे में अभी हम आपको समझाएंगे कि संगत भुजा एवं संगत कोण क्या है। तो अभी सभी अंग जो है समान हो, मतलब वे जो है दोनों आकृतियां सर्वांगसम कहलाती है। जैसे समान त्रिज्या वाला दो वृत्त, समान भुजा वाले दो समबाहु त्रिभुज। समान भुजा वाला जो दो समबाहु त्रिभुज होगा वह भी सर्वांगसम होगा। समान भुजा वाला दो वर्ग, समान प्रकार का दो सिक्का, ये सब जितना भी है ये सब सर्वांगसम कहलाएगी। तो अभी हम समझेंगे कि सर्वांगसम होने का कितना कंडीशन होता है, इस चीज को जानेंगे। दो त्रिभुज सर्वांगसम होने का ये शर्त होता है, इस शर्त को समझना है। और इस शर्त में हम समझेंगे एक बात पीछे परिभाषा में पढ़े, संगत कोण एवं संगत भुजा क्या होता है। दो त्रिभुज में संगत कोण एवं संगत भुजा समझना है। पहले दो त्रिभुज बनाइए ए बी सी, और एक त्रिभुज है मान के चलिए पी क्यू आर। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कहलाएगी यदि इसमें जो है ये कंडीशन में से कोई एक कंडीशन को फुलफिल करेगा। कहने का मतलब सर्वांगसम होने का ये 5 कंडीशन होता है। अगर इन पांचों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन मतलब आएगा, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगी। इस पांचों कंडीशन में से कौन कंडीशन आएगा और कैसे ये सर्वांगसम होगा, इस चीज के बारे में समझना है। तो इससे पहले हम थोड़ा सा संगत कोण एवं संगत भुजा के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए संगत कोण उसको कहते हैं, जैसे मान के चलिए ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज को उठा करके इस पर रखेंगे। देखिए ये त्रिभुज को जैसे उठा करके इस पर रखेंगे तो पी ए के नीचे में पी चले जाएगा, तो ए का संगत कोण पी हो जाएगा। इस प्रकार से रखेंगे ताकि ये पूरा पूरी ढका जाए सर्वांगसम में। तो ए के नीचे में चल जाएगा पी, मतलब ए का संगत कोण पी हो गया, और बी के नीचे में चले जाएगा क्यू, यानी कि बी का संगत कोण क्यू हो गया। इसके बाद सी के नीचे में चले जाएगा आर, मतलब सी का संगत कोण आर हो गया। मतलब संगत कोण से ये हो जाएगा ए का मान पी के बराबर, बी का मान क्यू के बराबर, और सी का मान आर के बराबर। ये हो जाएगा संगत कोण से। और संगत भुजा भी आपस में बराबर होगा। संगत भुजा कहने का मतलब पी क्यू भुजा के नीचे में इसको जैसे इस पर रखिएगा तो पी क्यू भुजा के नीचे में जाएगा ए बी, तो ए बी का मान हो जाएगा पी क्यू के बराबर। और बी सी भुजा के नीचे में जाएगा क्यू आर, तो बी सी का मान हो जाएगा क्यू आर के बराबर। ए सी भुजा के नीचे में जाएगा पी आर, मतलब ए सी बराबर हो जाएगा पी आर। ये संगत यही होता है संगत कोण एवं संगत भुजा। बात को समझेंगे कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होने का क्या शर्त होता है। ये सर्वांगसम का चिन्ह है। सर्वांगसम का ये दो आकृति जहां पर सर्वांगसम होगा वहां पर हम इस चिन्ह को मतलब उसके दोनों आकृति के बीच में ये चिन्ह देंगे। अब देखते हैं कि सर्वांगसम होने का ये कंडीशन सब। देखिए दो त्रिभुज सर्वांगसम होने का निम्नलिखित शर्त है। क्या क्या शर्त है, तो पहला शर्त यह है
एस 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 सर्वांग समता प्रमेय। कहने का मतलब हुआ साइड साइड साइड। इसका मतलब होता है, साइड का मतलब होता है भुजा, भुजा 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 हो गया। साइड 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 मतलब तीनों संगत भुजा आपस में समान आएगा, वह साइड 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 सर्वांग समता प्रमेय से वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा। इसके बाद यदि पहला एक गो साइड मतलब दो गो साइड आपस में समान, दो संगत भुजा का अनुपात समान हुआ और उस के अंतर्गत का कोण समान हुआ, तो वह हो जाएगा एस ए एस। जैसे कि मान के चलिए ए बी का मान हो गया पी क्यू के बराबर, ए सी का मान हो गया पी आर के बराबर। अगर ये ए बी बराबर पी क्यू, ए सी बराबर पी आर हो गया और इसके अंतर्गत का कोण मतलब कोण ए का मान 40 डिग्री है और कोण पी का भी मान 40 डिग्री है, तो ये हो जाएगा एस ए एस सर्वांग समता प्रमेय से सर्वांग सम। तो देखिए पहले साइड आया, फिर एंगल आया बीच वाला एंगल, और इसके बाद फिर साइड आया, तो साइड साइड मतलब भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रमेय से ये हो जाएगा सर्वांग सम। यदि मान के चलिए दो एंगल बराबर हुआ, जैसे कि मान के चलिए ये 40 डिग्री है, ये भी 40 डिग्री है, ये हो गया मान के चलिए 70 डिग्री और ये भी हो गया 70 डिग्री, और ये भुजा हमको पता नहीं है, ये भुजा पता है कि देखिए ए बी का मान हो गया आपको पी क्यू के बराबर, देखिए कोण ए का मान कोण पी के बराबर, कोण बी का मान कोण क्यू के बराबर। यहाँ पर दो संगत कोण आपस में समान है और उसके अंतर्गत का भुजा भी आपस में समान है, तो इसीलिए ए एस ए सर्वांग समता प्रमेय से मतलब एंगल साइड एंगल सर्वांग समता प्रमेय से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम। इसके बाद देखिए ऐसा भी हो सकता है, ये दोनों एंगल तो यही रहेगा, ये 40 डिग्री ये 40 डिग्री, ए बराबर पी है बी बराबर क्यू है, इसके बीच में मतलब साइड नहीं आया, साइड बगल में आ गया, ये साइड बराबर ये साइड आ गया, फिर भी ये सर्वांग सम होगा। इस प्रमेय से एंगल एंगल साइड दो गो एंगल आया, एक गो साइड संगत भुजा सेम आया, तो वह सर्वांग सम हो सकता है, मतलब एंगल एंगल साइड प्रमेय से। अब है आर एच एस सर्वांग समता प्रमेय। तो आर एच एस सर्वांग समता प्रमेय क्या होता है, तो देखिए आर का मतलब होता है राइट एंगल, एच का मतलब होता है हाइपोटेनियस, एस का मतलब होता है साइड। दो समकोण त्रिभुज इसमें सर्वांग सम होगा। जैसे मान के चलिए ये समकोण त्रिभुज हो गया ए बी सी और ये समकोण त्रिभुज हो गया पी क्यू आर। मान के चलिए ये भुजा आपको ये 90 डिग्री, तो ये भी होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, तो राइट एंगल तो दोनों का सेम आएगा ही, मतलब समकोण त्रिभुज है तो। और ये मान के चलिए ये भुजा 5 सेंटीमीटर है, ये भी भुजा 5 सेंटीमीटर है, ये 3 है, ये भी 3 है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल आर आएगा, इसके बाद 90 डिग्री के सामने वाला भुजा इसको कर्ण बोलते हैं, एच आएगा, आर एच एगो साइड आया, देखिए आर हुआ 90 डिग्री के लिए और कर्ण के लिए हुआ एच एगो साइड के लिए, साइड संगत भुजा है एगो, उसके लिए साइड आएगा एस, तो ये हो गया आर एच एस सर्वांग समता प्रमेय से ये सर्वांग सम हो जाएगा। तो देखिए तो यहाँ पर हो गया मतलब जैसे आर एच एस का फुल फॉर्म लिखे राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। 5 प्रकार का ये जो है प्रमेय होता है त्रिभुज को, दो त्रिभुज को सर्वांग सम करने का। तो हम उम्मीद करेंगे आप लोग को ये जो है सर्वांग सम का ये बातों सब पांचों बात अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए तो अब समझते हैं समरूप। समरूप का अर्थ समझने के लिए समरूप का भी संधि विच्छेद करेंगे। समरूप का संधि विच्छेद कीजिएगा तो आएगा सम प्लस रूप। सम का मतलब होता है समान और रूप का मतलब तो आकार जानते करते हैं आप, आकार। तो वैसी दो आकृति जिसका रूप समान हो, रूप समान हो उसे समरूप आकृति कहते हैं। तो समरूप आकृति किसके कहते हैं, वैसी दो आकृति जिसका रूप समान हो उसे समरूप आकृतियां कहते हैं। और समरूप का ये सिंबल होता है, इससे पहले हम सर्वांगसम बताए, सर्वांगसम का ये सिंबल होता था, दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम रहता था बीच में ये चिन्ह का प्रयोग करके चलते थे, लेकिन अभी जो है हमको समरूप पढ़ना है और समरूप का ये चिन्ह होता है, ये हो गया आपका समरूप का चिन्ह। समरूप जहां पर होगा वहां पर इस चिन्ह को मतलब जैसे यूज करके आकृति सबको समरूप करेंगे। तो ध्यान से समझिए
चलिए देखते हैं कि मतलब जो है समरूप कैसे होता है। समरूप का डिफिनेशन लिखते हैं। समरूप का परिभाषा है, वैसी दो आकृतियां समरूप कहलाती है जिसका रूप या आकार समान हो और इसे इस चिन्ह द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे दो समबाहु त्रिभुज, जैसे कि ए बी सी, ये दो समबाहु त्रिभुज है। ये दोनों समबाहु त्रिभुज मतलब जैसो समरूप होगी, चाहे भुजा वह कितना भी सेंटीमीटर का है, इससे हमको मतलब नहीं है। दो समबाहु त्रिभुज समरूप होगी। क्यों? क्योंकि उसका जो है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक एंगल जो है 60 डिग्री का बनेगा ही बनेगा। तो इसीलिए ये दो समबाहु त्रिभुज क्या होगी तो समरूप होगी। दो वर्ग भी समरूप होगी। इसके बाद दो वृत्त भी समरूप होगा। दो आयत ये भी समरूप होगा। इस प्रकार से इत्यादि, इस प्रकार से जितना भी मतलब जो समान रूप वाला, मतलब वैसा दो आकृति जिसका रूप समान होगा, आकार समान होगा, रूप समान होगा, उसी को मतलब बोलेंगे समरूप या सदृश। समरूप आकृति या सदृश आकृति उसी को बोलते हैं। अब इसमें जो है दो त्रिभुज समरूप होने का क्या कंडीशन है, इस चीज को देखेंगे। तो दो त्रिभुज समरूप होने का निम्नलिखित शर्त है। सबसे पहला है ए ट्रिपल ए समरूपता प्रमेय, मतलब इसको हम एंगल प्रमेय बोलते हैं। इसके बाद दूसरा है ए उप प्रमेय, इसको एंगल प्रमेय बोलते हैं। इसके बाद है एस समरूपता प्रमेय, इसको साइड प्रमेय बोलते हैं। इसके बाद है एस समरूपता प्रमेय, इसको साइड प्रमेय बोलते हैं। तो ध्यान से समझिए कि हम कैसे एंगल समरूपता प्रमेय का यूज करेंगे, इस चीज को हम ट्रायंगल में समझेंगे। जैसे ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमको दो ट्रायंगल दिया हुआ है। ये दो ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में जैसे मान के चलिए ये एंगल 40 डिग्री है, ये एंगल 40 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है और ये एंगल 80 डिग्री है, और ये भी एंगल 60 डिग्री है और ये भी एंगल 80 डिग्री है। तो अब देखिए कि मतलब जो है सो कैसे आखिर जो है इसको हम समरूप करेंगे। समरूप करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज का नामांकन कर लेंगे। नामांकन करेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR। मान लीजिए इसको कोण A का मान कोण P के बराबर, कोण B का मान कोण Q के बराबर, कोण C का मान कोण R के बराबर। इस प्रकार से आप देख रहे हैं ये 40 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 80 डिग्री। इस प्रकार से टोटल चीज दिया हुआ है। तो आप देख रहे हैं तीनों बार एंगल ही आया, इसीलिए ये एंगल समरूपता प्रमेय से ये समरूप हो जाएगा। इसीलिए एंगल समरूपता प्रमेय से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। अगर दो त्रिभुज समरूप हो जाता है तो संगत उसका कोण एवं संगत भुजा का अनुपात आपस में समान होता है। मतलब कोण A का मान हो जाएगा कोण P के बराबर, कोण B का मान हो जाएगा कोण Q के बराबर, कोण C का मान हो जाएगा कोण R के बराबर। अर्थात यहाँ से इस एक चीज और छाट सकते हैं, संगत भुजा का अनुपात भी छाट सकते हैं। इसका फर्स्ट सेकेंड भुजा, कहने का मतलब AB होगा संगत भुजा का अनुपात, अब बट्टा इसका फर्स्ट सेकेंड मतलब PQ, AB बट्टा हो जाएगा PQ। इसका सेकेंड थर्ड यानी कि BC, अब बट्टा इसका सेकेंड थर्ड लेंगे, इसका सेकेंड थर्ड हो जाएगा QR। इसका फर्स्ट थर्ड भुजा लेंगे ऊपर में AC, अब बट्टा इसका फर्स्ट थर्ड भुजा AC, अब बट्टा हो जाएगा PR। तो इस प्रकार से अगर आप इसमें संगत भुजा का अनुपात एवं संगत कोण आपस में बराबर छांट लेते हैं तो समरूप का समझ जाइए कि आप 40% प्रॉब्लम सोल्व कर लिए। तो इसीलिए मतलब जैसे समरूप में संगत भुजा का अनुपात छांटना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो देखिए संगत भुजा का अनुपात छांटने के लिए हम एक बार फिर से री कर देते हैं। देखिए इसका फर्स्ट सेकेंड यानी कि AB बट्टा इसका इधर का फर्स्ट सेकेंड लिए है, इधर का फर्स्ट सेकेंड लीजिए अनुपात में, बराबर इसका सेकेंड थर्ड लिए यानी कि BC, तो इसका सेकेंड थर्ड लीजिए नीचे में QR। इसका फर्स्ट थर्ड यानी कि AC, अब बट्टे इसका फर्स्ट थर्ड लीजिए, इसका फर्स्ट थर्ड हो जाएगा PR। आप देख रहे हैं कि अगर तीनों संगत कोण
आपस में बराबर रहता है वह त्रिभुज समरूप होता है, और समरूप हो जाने के बाद हम इतना चीज आपस में बराबर हम छांट सकते हैं। संगत भुजा का अनुपात भी छांट सकते हैं। संगत कोण आपस में पहले से ही बराबर दिया हुआ है, और संगत भुजा का अनुपात हम उसको देख करके छाटे। देखिए 2 नंबर में है एंगल। एंगल अगर दो त्रिभुज का, जैसे मान के चलिए ये दो त्रिभुज है ABC, और त्रिभुज है मान के चलिए PQR, इसका ये एंगल है 40 डिग्री और ये एंगल है 80 डिग्री, ये भी एंगल है 80 डिग्री, ये भी एंगल है 40 डिग्री। तो A बराबर P है, B बराबर Q है। ये ए ऊपर में से दो गो अगर एंगल मतलब जो है सो समान होगा, तीसरा एंगल नहीं भी होगा तो कोई मतलब नहीं है। अगर दो एंगल समान होगा तो वह जो है ए ऊपर में से समरूप हो जाएगा। ए जो है ऊपर में है, मतलब इसी प्रकार से अगर दो एंगल समान रहता तो तीसरा ऑलरेडी समान ही होता है, इसीलिए ये ए ऊपर में से समरूप हो जाता है। दो एंगल समान है इसीलिए दोनों त्रिभुज समरूप होगा। बराबर कोण ए बराबर कोण P दिया है बराबर 40 डिग्री, और कोण B बराबर कोण Q दिया है 80 डिग्री। यहाँ पर देख रहे हैं एंगल आया, एंगल आया, तो एंगल ऊपर में से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR जो लिखिएगा इसको ध्यान से लिखिएगा। दूसरा का नामांकन ध्यान से कीजिएगा। अगर A का मान P के बराबर होगा, इधर आप A को 1 नंबर में लिखे होंगे तो उधर भी P को 1 नंबर में लिखिएगा। B का मान Q के बराबर है, इधर B को 2 नंबर में, उधर भी Q को आप जो है 2 नंबर में लिखिएगा। बचा खुचा हुआ कोण बचे हुए एंगल के बराबर, तो बचा हुआ एंगल बचे हुए एंगल के बराबर, तो क्या बच गया? बच गया आपको C। तो C का मान जो है, C का मान R के बराबर होगा ही। तो अगर C को इधर 3 नंबर में लिखे हैं तो उधर भी C को 3 नंबर में लिख देंगे। इसके बाद संगत भुजा का अनुपात छांट लेंगे बराबर। अब देखिए एस समरूपता प्रमेय क्या है, तो समझिए। जैसे दो त्रिभुज है ABC, ये मान के चलिए ABC त्रिभुज है और यही त्रिभुज PQR है, PQR है, ये ABC और PQR है। हमको दिया हुआ है मतलब जैसो AB बट्टे PQ बराबर BC बट्टे QR बराबर दिया हुआ है AC बट्टे PR। तीनों तो संगत भुजा का अनुपात सेम दिया हुआ है। जब तीनों संगत भुजा का अनुपात सेम दिया हुआ रहेगा, या मतलब जैसे क्वेश्चन में जैसे मान के चलिए इसका मान कुछ दिया, इसका मान कुछ दिया, इसका मान कुछ दिया, इसका मान कुछ दिया, मतलब कुछ सब मान दिया हुआ है, निकालेंगे। अगर तीनों संगत भुजा का अनुपात सेम निकल गया, एस समरूपता प्रमेय से ये दोनों त्रिभुज समरूप, मतलब अनुपात सेम होना चाहिए। देखिए मतलब इसमें होता है क्या, समरूप और सर्वांशा में थोड़ा सा का ही अंतर है। समरूप में जो है आपको संगत भुजा का अनुपात जो है सेम होता है, लेकिन सर्वांशम में जो है संगत भुजा सेम होता है। इसमें थोड़ा सा का ही अंतर है समरूप और सर्वांशम में, नहीं तो अंतर नहीं के बराबर है। मतलब जो है इस प्रकार से आपको अभी नोट पॉइंट हम लिखा भी देंगे कि सभी सर्वांशम आकृतियां समरूप होती है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सभी समरूप आकृतियां सर्वांशम होगी। अब देखिए एस क्या होता है। जैसे मान के चलिए दो संगत भुजा का अनुपात सेम है, एक गो आगे आपको एंगल सेम, इसमें आपको ये एंगल 40 डिग्री दिया है, ये एंगल 40 डिग्री दिया हुआ है, और दिया हुआ ये भी दिया है AB बट्टे PQ बराबर AC बट्टे आपको दिया है PR, और दिया है कोण A बराबर कोण P। आप देख रहे हैं दो S आएगा, इसके लिए भी S आएगा, इसके लिए A आएगा, तो क्या हो जाएगा SAS समरूपता प्रमेय से ये समरूप हो जाएगा। अगर ऐसा रहेगा तो ये इसी त्रिभुज में, या मतलब जैसे कोई अन्य त्रिभुज दिया हुआ रहेगा, तो अगर ऐसा रहेगा कि दो संगत भुजा का अनुपात सेम और एक गो एंगल सेम, तो वह जो है SAS समरूपता प्रमेय से समरूप हो जाएगा। इस प्रकार से दो त्रिभुज समरूप करने का ये 4 गो प्रमेय होता है। अब जो आपको मतलब जैसे लेक्चर आएगा, अब उसमें लेक्चर होगा ये प्रमेय को प्रूव्ड कैसे करेंगे, ये प्रमेय को प्रूव्ड कैसे करेंगे, ये प्रमेय को SSS प्रमेय को प्रूव्ड कैसे करेंगे, SAS प्रमेय को प्रूव्ड कैसे करेंगे। तो समरूपता प्रमेय को प्रूव्ड कैसे करेंगे, चूंकि 10वां क्लास में जो है समरूप का बात है, तो समरूपता प्रमेय को आपको प्रूव्ड कर देंगे। क्योंकि एग्जाम में जो है कभी कभी मतलब प्रमेय को प्रूव्ड करने के लिए भी पूछ दिया जाता है 5 मार्क में, इसीलिए आप लोग को प्रूव्ड करने का मतलब इसका प्रूव्ड करने का एक्सप्लेनेशन अच्छे से मतलब आना चाहिए। तो हम उम्मीद करेंगे आप लोगों को ये सर्वांशम एवं समरूप का जो थ्योरी है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब जो है देखिए सर्वांशम एवं समरूप में कुछ मतलब जैसे रिलेशन पॉइंट है, इस चीज को
समझ लेंगे। सभी सर्वांगसम आकृति समरूप होती है, परंतु सभी समरूप आकृति सर्वांगसम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। सभी समरूप आकृति मतलब जो है सर्वांगसम मतलब नहीं होती है, कोई जरूरी नहीं है। सभी समरूप आकृति सर्वांगसम मतलब जो है सो होगा भी और नहीं भी होगा, ये कोई फिक्स नहीं है। लेकिन अगर आकृति सर्वांगसम है तो यदि दो आकृति आपको सर्वांगसम आ गया तो ये फिक्स है कि वह समरूप भी होगी। या और अगर दो आकृति समरूप दिया हुआ है, ये कोई जरूरी नहीं है, वह सर्वांगसम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ऐसा मतलब जो है सो बात ये होगा। तो इस प्रकार से हम मतलब जो है सो उम्मीद करेंगे आप लोगों को इसमें जितना भी चीज बोले हैं ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से आपका ये समरूप और सर्वांगसम का जो इंट्रोडक्शन क्लास था ये कंप्लीट होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में प्रमेय का एक्सप्लेनेशन के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद।